नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, पहली यूनिट का जो नाम है बच्चों, जिसका नाम है समाचार लेखन, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन इसे समझाने से पहले मैंने आप लोगों को यह समझाया था कि हमारे जो मीडिया है, एक तरह से माध्यम है, वो तीन तरह की मीडिया है। मुद्रित माध्यम, जिसे प्रिंट मीडिया कहते हैं। तो एक बार वापस से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ इस यूनिट को सीखने के लिए आप तो एक तो ये चीज़ सीखेंगे कि जनसंचार माध्यम क्या चीज़ होती है, जनसंचार माध्यम। ठीक है, तो ये जनसंचार माध्यम जो है, इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जब प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय किसी यांत्रिकी उपकरण के माध्यम से एक बड़े जन समूह के साथ संवाद करते हैं तो वह कहलाता है जनसंचार माध्यम। और ये जो जनसंचार माध्यम है, इसके अंदर ये चार चीज़ें हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है बच्चों अखबार। क्या चीज़ आता है? अखबार। और दूसरे नंबर के अंदर है रेडियो, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आते हैं टेलीविज़न, जिसे हम बोलते हैं टीवी। और चौथे नंबर पर है इंटरनेट। क्या चीज़ है बच्चों? इंटरनेट। तो ये इंटरनेट चौथे नंबर पर हो गया। इस तरह से ये चार जो हैं जनसंचार माध्यम है। इसके बाद में देखिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे मीडिया। किसकी बात कर रहे थे? मीडिया कितने प्रकार की होती है, यानी कि जो माध्यम है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ये मीडिया तीन तरह की होती है, इनको भी याद रखेंगे। एक जो होती है बच्चों प्रिंट मीडिया होती है। कौन सी होती है? प्रिंट मीडिया होती है। दूसरे नंबर पर जो है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक। कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। और तीसरे नंबर पर जो है, जिसे हम कहते हैं न्यू मीडिया या नव माध्यम। क्या बोलते हैं इसको? न्यू मीडिया के नाम से भी जानी जाती है, न्यू मीडिया या फिर नव माध्यम से भी जानती है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बच्चों, जो प्रिंट मीडिया है इसका मतलब क्या है, प्रिंट मीडिया का आशय क्या है, प्रिंट मीडिया का संक्षिप्त इतिहास बताइए। ये सब बातें जो हैं हम लोग सीखेंगे। थोड़ा सा एक टेक्निकल है इसके अंदर, आप लोग देखते रहे बच्चों। हाँ, तो देखिए, ये तीन चीज़ें हम लोग कर रहे थे। प्रिंट मीडिया है, इसे हम क्या बोलते हैं? मुद्रण माध्यम बोलते हैं इसे मुद्रण माध्यम भी बोलते। अब कई बार क्या हो जाता है बच्चों, ये ध्यान रख लेना कि मुद्रण की जगह नाम क्या दे देते हैं? मुद्रित नाम दे देते हैं। क्या देते हैं? मुद्रित माध्यम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ समाचार लेखन के लिए हम बात करेंगे, लेकिन ये मीडिया जो है कल आप लोगों ने समझी थी, उसी से आगे की और बातें हैं, नई बातें। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो बिजली से चलने वाले जो माध्यम है वो हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहलाते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि भाई इंटरनेट भी इलेक्ट्रॉनिक से चलता है, लेकिन यहाँ हमें मतलब ये है कि यहाँ जो टेलीविज़न है और रेडियो है, ये दो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आएंगे। और जो इंटरनेट है वो क्या कहलाएगा आपके सामने? वो कहलाएगा नव माध्यम। किस नाम से? अब ये जो प्रिंट मीडिया है बच्चों, इसके अंदर देखिए क्या आएगा कि जो अखबार है, इस अखबार को ही हम लोग क्या बोलते हैं? समाचार पत्र। क्या बोलते हैं? समाचार पत्र। अब समाचार पत्र होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं। अब ध्यान दीजिए, यहीं से सीखते चलेंगे कि ये जो समाचार पत्र होता है बच्चों, ये कैसा होता है? दैनिक होता है। दैनिक का मतलब क्या होता है? जो रोजाना आता है। एक तो दैनिक समाचार पत्र होते हैं, और एक जो होता है वह होता है साप्ताहिक। कैसा होता है? साप्ताहिक। क्या होता है? सप्ताह होता है, तो साप्ताहिक। ये जो समाचार पत्र है दूसरे नंबर का बच्चों, इसे हम कहते हैं साप्ताहिक समाचार पत्र। एक होता है 15 दिन में आता है, तो 15 दिन में जो समाचार पत्र एक बार निकलता है उसे हम बोलते हैं पाक्षिक। क्या बोलते हैं उसे? पाक्षिक। इसी तरह ये जो मैगजीन्स होती हैं,
अंग्रेजी में पत्रिकाओं को क्या बोला जाता है, मैगजीन। पत्रिकाएं जो होती हैं ये भी जो है मंथली होती है, या 3 महीने में एक बार आती है, 6 महीने में एक बार आती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वीकली भी कई होती है, ऐसी भी होती हैं। तो ये 3 नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। एक दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाएं होती हैं, एक साप्ताहिक होती हैं, और एक क्या होता है, पाक्षिक। पाक्षिक का मतलब जो 15 दिन के अंदर आती है, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर इनके ऊपर चर्चा करी थी कि प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं, और प्रिंट मीडिया का संक्षिप्त इतिहास क्या है, प्रिंट मीडिया की कमियां क्या हैं, प्रिंट मीडिया की विशेषताएं क्या हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये क्लास से आप जुड़ते हुए चलें, क्योंकि हम आज ये पहली यूनिट जो है शुरुआत करेंगे, और इसके कई महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ प्रिंट मीडिया का मतलब है छपाई वाले जनसंचार माध्यम, ऐसे जनसंचार माध्यम जो छपते हैं, समझ में है ना। छपाई वाले जो जनसंचार माध्यम है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिंट मीडिया, और इसे मुद्रण माध्यम भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मुद्रण माध्यम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें इत्यादि आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें इत्यादि आते हैं। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक यानी कि प्रिंट मीडिया हो गया। अब हम बात करें कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब क्या है। भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की परिभाषा बताइए क्या है, या आपसे कहे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप क्या समझते हो, इस तरह से अगर आप कहें तो फिर आपको क्या लिखना है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आशय है बिजली से चलने वाले जनसंचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से जाने जाते हैं। इसके अंतर्गत रेडियो एवं टेलीविज़न आते हैं। साथ ही आप ये कह सकते हैं कि यहाँ 2 शब्दों का नाम हो रहा है, एक तो किसकी बात कर रहे हैं अपन, रेडियो की, और एक इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं, टीवी की यानी कि टेलीविज़न की। तो ये जो रेडियो है ये कैसा माध्यम है बच्चों, ये श्रव्य माध्यम है। कैसा माध्यम है, ये श्रव्य माध्यम है। और ये कैसा माध्यम है, ये दृश्य माध्यम है। कैसा माध्यम है ये श्रव्य माध्यम है और ये दृश्य माध्यम है। श्रव्य का मतलब होता है जिसको सुन सकते हैं, और दृश्य का मतलब है जिसे देख सकते हैं। लेकिन जो टेलीविज़न है ये दृश्य और श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दोनों तरह का माध्यम है, और ये कैसा है, श्रव्य माध्यम है। तो इस तरह से आप लोग बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है इसके अंतर्गत हम किसकी बात करेंगे, रेडियो की बात करेंगे, टेलीविज़न की बात करेंगे, ठीक है। और जो नव माध्यम है जिसे न्यू मीडिया के नाम से जानते हैं, इसमें हम किसकी बात करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग इंटरनेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इंटरनेट की बात करेंगे। अब देखिए ये जो टॉपिक है जिसका नाम है समाचार लेखन, क्या नाम है बच्चों, समाचार लेखन। तो आपसे देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं कि भाई समाचार लिखते समय क्या ध्यान में रखा जाता है, या समाचार को लिखने के लिए 6 ककारों का क्या महत्व है, समाचार लेखन में किस शैली को अपनाया जाता है, हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ में क्या अंतर है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, स्टोरी से आप क्या समझते हो, पटकथा लेखन क्या होता है। समझ में है ना। इस तरह के प्रश्न जो हैं एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और हम लोग उन सभी तमाम प्रश्नों का जो उत्तर है वो इस वीडियो में जानेंगे, और कितनी आसानी से सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपने एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक में आने वाले सभी सवालों के जवाब बड़ी आसानी से दे सकें। यही कारण है कि मैं एक बार आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना चाहता हूं कि भाई आखिर है क्या ये तो समझ में आए कि भाई समाचार लिख रहे हैं, लेकिन समाचारों को लिखते कैसे हैं, किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और क्या है जिसे हम समाचार कह सकते हैं, समाचार की परिभाषा क्या है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ अखबार हो, चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो, इंटरनेट हो, इन सब के माध्यम से क्या दिखाने की कोशिश की जाएगी, समाचारों को दिखाने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए
ये जो अखबार है, प्रिंट मीडिया है भाई, इसके अंदर तो अखबार के अंदर समाचारों को लिखा जाएगा ना, इसके अंदर तो क्या होगा, लिखा जाएगा। और लिखी हुई चीज को पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है, पाठक कहलाता है। तो इसके जो व्यक्ति होंगे यानी कि इसके जो दर्शक होंगे, ऑडियंस होगी, वो क्या होंगे, पाठक। क्या होंगे, पाठक होंगे। अब एक चीज और चीज क्लियर करनी है कि भाई इसके जो पाठक हैं, अब उनकी रुचि का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, उनका एज ग्रुप भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनका लिंग यानी कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, बालक है, वृद्ध है, महिला है, ठीक है, पुरुष है, किशोर है, किशोरी है, हर चीज को ध्यान में रख करके और अखबारों के अंदर समाचार लिखे जाते हैं। क्योंकि जितने भी समाचार संगठन हैं वो अपनी पाठक की जो रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, उस चीज को वो जरूर ध्यान में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया की तो उसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें इत्यादि जो हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। और इनका एक कौन होता है, पाठक वर्ग होता है। और पाठक वर्ग को ध्यान में रख करके ही यहाँ किसी सूचना का प्रकाशन किया जाएगा, किसी भी जानकारी को प्रकाशित किया जाएगा या कोई भी जो समाचार होगा उसे प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, तो ये एक क्या है, श्रव्य माध्यम है। तो इसके अंदर क्या होंगे बच्चों, श्रोता होंगे। क्या होंगे इसके अंदर, श्रोता होंगे। अब देखिए रेडियो जो है वो एक श्रव्य माध्यम है। इसमें जो श्रोता हैं वो सुन करके किसी खबर, किसी सूचना या किसी जानकारी को प्राप्त करते हैं। अब सुनेगा कब, जब सुनाने वाले की आवाज़ में मिठास होगी, आकर्षण होगा, अट्रैक्टिव होगी, तभी वह सुन पाएगा। नहीं तो क्या करेगा, रेडियो बंद कर देगा। ठीक है, अगर जो साउंड आपके कान को अच्छी लगेगी तो कहने का मतलब है कि रेडियो पर जब समाचारों को प्रस्तुत किया जाता है तो जो समाचार वाचक है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, इन सब बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। फिर आता है टीवी। अब देखिए यहाँ दृश्य और श्रव्य माध्यम है, इसके होते हैं दर्शक। इसके कौन होते हैं, दर्शक। अब दर्शक हैं वो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। टेलीविज़न पर किसी भी घटना को दिखाने के लिए, किसी भी सूचना को बताने के लिए, किसी भी जानकारी को बताने के लिए क्या चाहिए, वीडियो चाहिए, विजुअल चाहिए। क्योंकि विजुअल के बिना टेलीविज़न का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जिस चीज़ को दृश्यों के साथ में, विजुअल के साथ में प्रस्तुत किया जाएगा तो वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी, प्रभावशाली होगी। और यही कारण है कि जनसंचार माध्यमों में जो टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं वो अधिक प्रभावशाली होते हैं। क्योंकि पाठक को वो तुरंत ही क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पाठक जिस खबर को देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, उसका वीडियो वहाँ मौजूद है। ठीक है ना, उसके दृश्य उसमें दिखाए जा रहे हैं। अब जब दृश्य दिखाए जा रहे हैं तो वो न्यूज़ जो है उसकी प्रामाणिकता अधिक होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो बाकायदा वीडियो के साथ उस चीज़ को बता रहा है। तो इसलिए टेलीविज़न का अलग महत्व है। लेकिन इंटरनेट भी कम नहीं है। इंटरनेट ने तो टेलीविज़न की भी बिल्कुल बिगाड़ दी। यानी टेलीविज़न पर तो किसी घटना या किसी खबर का समाचार बाद में आता है, इंटरनेट पे पहले ही वायरल हो जाता है। समझ में ना। तो इंटरनेट जनसंचार माध्यमों में सबसे नया माध्यम है जिससे शीघ्र किसी भी खबर को हम लोग आसानी से पा लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं बच्चों। बस माइंड में इतना सा ध्यान रखना, ये सारी जो बातें होने वाली हैं वो तीनों चारों, ये जो चार आपके सामने प्रस्तुत कर रखे हैं, इन्हीं के बारे में बात होगी। मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि जो पत्रकार होते हैं, किसी भी समाचार संगठन में काम करने वाले जो पत्रकार, रिपोर्टर हैं, वो संवाददाता के नाम से जाने जाते हैं, रिपोर्टर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है
कि वहाँ कितने प्रकार के पत्रकार होते हैं। मतलब कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो अंशकालिक होते हैं, कुछ पत्रकार ऐसे भी होते हैं जो पूर्णकालिक होते हैं, और एक पत्रकार ऐसे भी होते हैं जो फ्रीलांसर होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। तो इन सभी पत्रकारों के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं, साथ ये भी बताने वाला हूं कि आप अपनी मीडिया का यानी कि अपनी सोशल मीडिया का प्रयोग अपने हित में आप कैसे कर सकते हैं, ये भी आपके पास जानकारी हो सकती है, और कैसे आप सोशल मीडिया से आप लोग आसानी से वहाँ कई सूचनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पहली यूनिट, जिसका नाम है समाचार लेखन। 2 नंबर की ये यूनिट है, 2 नंबर का इसमें सवाल आएगा, इसलिए हमारा जो उत्तर है वो अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। यानी जो बात पूछी जाए उसका जो जवाब है वो बिल्कुल अच्छे से उसमें होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पहली यूनिट, जिसका नाम है समाचार लेखन। क्या है? समाचार लेखन। अब इसमें पहला ही क्वेश्चन आता है, भाई समाचार क्या है? जब हम लोग समाचार लेखन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए समाचार क्या है। चलिए देखें, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं समाचार, ठीक है। समाचार क्या है? समाचार किसे कहते हैं? समाचार की परिभाषा क्या है? इन बातों को हम लोग जानते हैं। अब देखिए, 2 तरह से चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ जैसे अपन बात कर रहे हैं समाचार, और यहाँ देखिए जो समाचार है इसको हम कहते हैं न्यूज़। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा के अंदर क्या बोलते हैं? न्यूज़। यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस तरह से अपन बात कर सकते हैं। और यहाँ इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? सम और धन आचार। आचार का मतलब होता है आचरण या फिर व्यवहार, ठीक है। और इसी तरह सम का मतलब होता है भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से, निष्पक्ष, ऐसे अपन कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ ले लेते हैं निष्पक्ष, जो किसी भी पक्ष में ना हो, ठीक है। इस तरह से अपन बात करते हैं। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, ठीक है, और ये क्या हो गया? ईस्ट। इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तर, दक्षिण, यानी कि साउथ, वेस्ट। तो देखिए यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। तो कहने का मतलब है, ये आप लोग इस तरह से समझने की कोशिश करें कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, कहाँ की बात कर रहे हैं? उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, और पूर्व से लेकर के और पश्चिम तक चतुर्दिक। क्या हो गई ये? चतुर्दिक हो गई। यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, ठीक है, और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जितनी भी नई घटनाएं घट रही हैं, जो भी नई घटना घट रही है, उसके समाचार बनने की उतनी ही अधिक संभावना होती है। आप ये देखिए कि हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक का मतलब होता है डेली जीवन, यानी कि डेली लाइफ के अंदर अनेकानेक, कई बार कई घटनाएं घटती हैं, कई नई जानकारी प्राप्त होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी नई घटना या कोई भी ऐसी नई जानकारी जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं और जिसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ता है, उसका उतना ही अधिक संभावना होती है समाचार बनने की। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे न्यूज़ है, और ये न्यूज़ है, इसका जब विच्छेद करेंगे तो न्यू और प्लस एस ऐसे भी कर सकते हैं। न्यू का मतलब क्या होता है? नया। न्यू का मतलब ही क्या होता है बच्चों? नया। यानी कि कोई भी जो नई घटना होती है, कोई भी जो नई जानकारी होती है, कोई भी नई सूचना होती है,
उसे हम क्या कह सकते हैं, न्यूज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उसे न्यूज कह सकते हैं। तो देखिए परिभाषा को समझने की कोशिश कीजिए कि समाचार वह है जो बिल्कुल निष्पक्ष आचरण या व्यवहार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वो क्या चीज़ कहलाती है, वो समाचार कहलाती है। तो अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि भाई समाचार किसे कहते हैं, समाचार क्या है, तो आप इसका जब उत्तर लिखेंगे तो ये लिखेंगे कोई भी ऐसी ताज़ा घटना जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, जिसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ता है, उसे हम समाचार कहते हैं। समाचार को अंग्रेजी में न्यूज़ कहते हैं। न्यूज़ अर्थात न्यू प्लस एस, न्यू मतलब नई, कोई भी नई घटना जो होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। तो आपको समझ में आ गया भाई समाचार का मतलब क्या है, ये चीज़ आपके क्लियर हो जानी चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं भाई समाचार जो है हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे रोजाना का जो जीवन है उसके अंदर समाचार जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो नई नई जानकारी प्राप्त करना चाहता है। वो ये भी जानना चाहता है कि हमारे आसपास में क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, उन सब के बारे में वो जानकारी पाना चाहता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे मन में या जो आसपास हो रहा है, जो देश दुनिया में हो रहा है, उन घटनाओं की सूचना प्राप्त करने की क्या रहती है, उसके अंदर उत्सुकता रहती है। और आज का जो युग है वो संचार और सूचनाओं का क्या है, एक डिजिटल युग है। और इस युग के अंदर वो नई नई जानकारियों को प्राप्त करना चाहता है। तो कोई भी जो नई जानकारी है, कोई भी जो नई घटना घटी है, नई सूचना है, वो क्या कहलाएगा, समाचार कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, वो समाचार कहलाएगा। अब देखिए हम आगे आगे और बात करेंगे कि अखबारों में छपने वाले जो समाचार होते हैं, आज उन्हें पढ़ने में पाठक को उतने आनंद नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो खबर नई नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न पर पहले ही उसे ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, और टेलीविज़न से पहले वो इंटरनेट पे आ जाती है। इसलिए लोगों ने अखबारों को पढ़ना भी क्या कर दिया, आजकल कम कर दिया है, क्योंकि उनमें छपे हुए जो खबर हैं अब उनको उतनी ताज़ा और नई नहीं लगती है। क्यों? उन्होंने पहले ही उस खबर को पढ़ लिया है। तो आपको तो परिभाषा से मतलब है बच्चों, तो परिभाषा तो यही रहेगी, कोई भी ऐसी नई घटना जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, जिसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, समाचार कहते हैं। समाचार को अंग्रेजी में न्यूज़ कहते हैं। कोई भी नई न्यू घटना जो होगी, न्यू सूचना जो होगी या नई जो जानकारी होगी, वो क्या बनेगी, समाचार बनने की संभावना रहती है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है बच्चों इसके अंदर, वो ये आता है कि समाचार लेखन में कौन सी शैली अपनाई जाती है। समाचार लिखने के लिए किस शैली का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हम लोग इसको मिटा देते हैं। समाचार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कि समाचार लेखन में कौन सी शैली अपनाई जाती है। समाचार लेखन की शैली, ठीक है, इसे ध्यान से देखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसके बारे में, और संभावना बनी रहती है हमेशा इसकी कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। समाचार लेखन की शैली, तो सबसे पहले तो देखिए कि आज वर्तमान समय में समाचार लेखन की अनेक शैली जो है प्रचलित हैं, लेकिन जिस शैली का समाचार लेखन में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है या सबसे अधिक उपयोग हो रहा है, उस समाचार शैली का नाम है उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये उल्टा पिरामिड शैली आखिर होती क्या है बच्चों। उल्टा पिरामिड शैली, अब ये जो उल्टा पिरामिड शैली है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ये है क्या, ठीक है, और ये कब जो है ये लागू हुई, एक तरह से कब से प्रचलन में आई। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जो शैली है ये 19वीं शती में, 19वीं शताब्दी के अंदर हम बात कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी के अंदर ये कब से प्रभावित हुई है, एक तरह से देखा जाए तो ये अमेरिका में हुई है सबसे पहले। कहाँ पर हुई है ये? अमेरिका में हुई है। और अमेरिका के अंदर जब गृह युद्ध चल रहा था, क्या चल रहा था? गृह युद्ध चल रहा था, उस समय ये
एक लोगों के सामने आई। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जब गृह युद्ध चल रहा था तो वहाँ जो संवाददाता होते थे उन्हें अपनी जो खबरें हैं उसे मैसेज के रूप में लिखनी पड़ती थी, और उस समय जो मैसेज भेजना यानी कि टेलीग्राफ जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है? टेलीग्राफ। उस टेलीग्राफ के माध्यम से वो भेजते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खर्चीली होती थी, बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, और उसके अंदर समय भी जो अधिक लगता था। तो उसी समय इस शैली को प्रचलन में लेके आए। तो आप ये कह सकते हैं कि जो उल्टा पिरामिड शैली है वो किस देश में प्रचलित हुई थी? तो हम ये कह सकते हैं अमेरिका में हुई थी। और कब हुई थी? ये हुई थी 19वीं शताब्दी में हुई थी, और उस समय वहाँ पर जब गृह युद्ध चल रहा था तब यह शैली प्रचलन में आई थी। इसकी खास बात क्या है कि यहाँ इस शैली से अगर किसी चीज़ को लिखा जाता है तो वह संक्षिप्त रूप में और प्रभावशाली ढंग से उसको लिखा जा सकता है। तो ये उल्टा पिरामिड शैली होती क्या है? देखिए बच्चों, जो पिरामिड होता है यानी कि जो पिरामिड होता है वो ऐसा होता है। कैसा होता है? ये त्रिभुज होता है, पिरामिड होता है। अब इस पिरामिड को उल्टा कर दो, पिरामिड को क्या कर दो? उल्टा कर दो, तो ये उल्टा पिरामिड शैली होगी। और इसके देखिए 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? यहाँ मैं नोट कर देता हूँ। ये जो उल्टा पिरामिड शैली है, क्या है बच्चों? ये उल्टा पिरामिड शैली है। अब इस उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग हो गए, 1 और ये 2 और ये 3। ये सबसे टॉप वाला जो भाग होता है बच्चों, ये सबसे ऊपर वाला जो भाग है, ये किस नाम से जाना जाता है? ये इंट्रो के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी के अंदर अभिमुख कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिमुख बोलते हैं, ठीक है। या इसे हम कह सकते हैं कि ये मुखड़ा है। क्या है ये? इसे मुखड़ा भी बोला जाता है। और इसी का नाम आता है शीर्षक। क्या नाम आता है? शीर्षक भी आता है। और इसी को हम जो है लीड के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? लीड के रूप में भी जानते हैं। तो कई तरह के नाम हो गए इसके। इसे इंट्रो भी कहते हैं, अभिमुख भी कहते हैं, मुखड़ा भी कहते हैं, शीर्षक भी कहते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है पहले तो ये समझिए। यानी कि रिपोर्टर जो हैं किसी भी घटना स्थल पर जाकर, जहाँ पर कोई भी घटना हुई है या जहाँ से उसे जानकारी लानी है या कोई सूचना लानी है, वो ले आया। उसने अपने पूरे पेपर में उस चीज़ को लिख रखा है, रिपोर्टिंग कर रखी है। अब जब उसे अखबार में छापा जाएगा तो उसमें क्या किया जाएगा कि जो अखबार का जो संपादक होता है, एडिटर होता है, वो उसके अंदर क्या करता है? काट छांट करता है और उसे छपने लायक बनाता है। उसे क्या बनाता है? छपने लायक बनाता है। मतलब उसके अंदर जितनी भी अनावश्यक बातें होती हैं उनको हटा दिया जाता है, ऐसे समझिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उल्टा पिरामिड शैली है वो समाचार लेखन की सबसे प्रभावशाली शैली मानी जाती है। इस शैली के अंतर्गत किसी भी समाचार को लिखते समय यह ध्यान रखा जाता है कि उस समाचार के अंदर जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है, सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण बात है उसे समाचार के आरंभ में 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है। उसे समाचार के आरंभ में क्या लिखा जाता है? 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है। इसे ही हम इंट्रो या मुखड़ा कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जिस टाइटल को देख करके, जिस टाइटल को से अट्रैक्टिव होकर के पाठक उस खबर को पढ़ता है तो वो टाइटल ही क्या कहलाता है? इंट्रो कहलाता है। वो क्या कहलाता है बच्चों? इंट्रो कहलाता है। तो देखिए, जब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें देखिए कई तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है बच्चों, इंट्रो या शीर्षक से आप क्या समझते हैं? यही कारण है कि मैं इतना विस्तार में आपको लेके चल रहा हूँ ताकि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है ताकि हमें ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं भाई उल्टा पिरामिड शैली की। तो पहले देखिए इनके भाग समझा रहा हूँ, लेकिन इसके नॉर्मल तरीके से जो प्रश्न पूछा जाए, भाई समाचार लेखन में किस शैली का उपयोग किया जाता है, तो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? तो आप कहेंगे उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की एक शैली है। इसके अंतर्गत किसी भी समाचार को लिखते समय
उसकी जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसे समाचार के आरंभ में 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है। इसे हम इंट्रो या शीर्षक के नाम से जानते हैं। इसे मुखड़ा या अभिमुख भी कहते हैं। क्लियर? ये क्लियर हो गया। फिर ध्यान दीजिए, दूसरे नंबर पर जो आता है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ये होती है बॉडी। क्या होती है? बॉडी। यानी इसके अंदर क्या होता है, किसी भी समाचार को महत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम में उस समाचार का क्या किया जाता है, विस्तार किया जाता है। अब महत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम में उसका विस्तार किया जाता है, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास में ये कितना सारा समाचार है लिखे हुए हैं, बहुत सारी। अब इस समाचार के अंदर ये आपने समाचार लिखे हुए हैं। अब इस समाचार के अंदर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है उसे तो आपने यहाँ हाईलाइट कर दिया, उसे तो आपने क्या कर दिया, उसे 2-3 पंक्तियों के अंदर आपने इंट्रो या शीर्षक के रूप में बता दिया। किस रूप में बता दिया? इंट्रो या शीर्षक के रूप में बता दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आप कहेंगे किसी भी समाचार की जो महत्वपूर्ण बात होती है उसे समाचार के आरंभ में 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रो या शीर्षक कहते हैं। फिर अब इस बाकी बचे हुए समाचार के अंदर जो अधिक महत्वपूर्ण बात होती है उसे ऊपर लिखेंगे, उससे कम महत्व की बातें उसके बाद लिखेंगे, उससे कम महत्व की बात उससे और बाद में लिखेंगे, और कम महत्व की है तो और बाद में लिखेंगे। तो इसे कह रहे हैं महत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम में जिस बात का महत्व अधिक है उसे ऊपर रखेंगे, उससे कम महत्व है तो उसके नीचे, उससे भी कम महत्व है उसके और नीचे। तो महत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम में उस समाचार का विस्तार किया जाता है। तो वो जिस कॉलम में किया जाता है तो एक तरह से वो क्या कहलाती है, वो बॉडी होता है, वो पार्ट। यानी कि प्रथम पैराग्राफ जो होगा, फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा वो इंट्रो या शीर्षक के रूप में जाना जाता है, दूसरा पैराग्राफ जो है वो बॉडी के रूप में जाना जाता है, और तीसरा जो बिंदु होता है बच्चों जिसे हम बोलते हैं समापन। क्या बोलते हैं? समापन। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो उल्टा पिरामिड शैली है इसके 3 अंग होते हैं, इंट्रो, बॉडी, समापन। हम बात कर रहे हैं समापन के बारे में कि समापन क्या है। तो आप ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि जैसे कोई कहानी लिखी जाती है या कोई कविता लिखी जाती है या कोई नाटक लिखा जाता है, उपन्यास लिखा जाता है, किसी भी तरह की साहित्यिक रचना लिखी जाती है। अब उस रचना को लिख करके और उसका एक समापन भी होता है, उसे उचित दृश्य या उचित संवाद के साथ उसका क्या किया जाता है, समापन किया जाता है। तो कहने का मतलब है वो समापन होता है। लेकिन समाचार लेखन के अंदर समापन जैसी कोई क्रिया नहीं होती है। समापन का मतलब ही है कि आवश्यकता अनुसार किसी बात को हम रख भी सकते हैं और आवश्यकता अनुसार किसी बात को छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ जब आप लिखेंगे इसके बारे में तो ये बात ध्यान रखेंगे कि समाचार लेखन में समापन जैसी कोई क्रिया नहीं होती है। आवश्यकता अनुसार किसी बात को रख भी सकते हैं और किसी भी बात को छोड़ भी सकते हैं। तो अब वापिस से समझिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आपको सीखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, समाचार लेखन की शैली क्या है? तो आप बता देंगे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली है। मान लीजिए ये 2 नंबर में आ गया, समाचार लेखन की शैली क्या है? समाचार लेखन की शैली से आप क्या समझते हो? ठीक है, समाचार लेखन की शैली का आशय क्या है? ऐसे किसी भी टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आपने बताना है कि वर्तमान समय में समाचार लेखन की अनेकानेक शैलियाँ प्रचलित हैं, किंतु जिस शैली का सबसे अधिक उपयोग किया जा रहा है उस शैली का नाम है उल्टा पिरामिड शैली। इस शैली के अंतर्गत इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तीनों का नाम लिख देंगे, इंट्रो या शीर्षक, नंबर दूसरा बॉडी, तीसरे नंबर पर समापन। फिर कहेंगे कि इंट्रो या शीर्षक में जो है किसी भी खबर या समाचार की महत्वपूर्ण बातों को समाचार के आरंभ में 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है। फिर उस समाचार को महत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम में उसका विस्तार किया जाता है और समापन जैसी कोई क्रिया नहीं होती है। ये तो पूरा विस्तार हो गया इसका। ठीक है, अब यहाँ अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंट्रो या शीर्षक से आप क्या समझते हैं? इंट्रो या शीर्षक से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों कि इंट्रो या शीर्षक का आशय है कि समाचार लिखते समय उस समाचार की जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बातें होती हैं
या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन पंक्तियों से समाचार का आरंभ किया जाता है, जिन पंक्तियों से समाचार का आरंभ किया जाता है उन्हें हम इंट्रो या शीर्षक कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी खबर की जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात होती है उसे 2-3 पंक्तियों में समाचार के आरंभ में लिखा जाता है। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया उत्तर। तो समझ बैठ गई यहाँ पर। अभी यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो इंट्रो या शीर्षक है इसके अंदर समाचार लेखन के जो 4 ककार होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। ये टॉपिक ऐसे ही मैं आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये इसकी जान है एक तरह से। ये समाचार लेखन जो है, अगर इस पूरे टॉपिक को क्लियर करना है तो हम लोग इसे पहले सीखेंगे आराम से, क्योंकि ये सारी बातें रेडियो में भी काम आएगी, टेलीविज़न में भी काम आने वाली है, इंटरनेट में भी काम आने वाली है। इसीलिए आप लोग पहले ये सीख जाएं कि भाई आखिर ये है क्या। तो इस चीज़ के बारे में, उल्टा पिरामिड शैली के बारे में हम लोग फिर से एक बार बात करेंगे, क्योंकि मैं एक बार आपको समाचार लेखन के जो 6 ककार होते हैं, जैसे इंग्लिश में WHO वर्ड होते हैं, ऐसे इंग्लिश में उनको हम ककार के नाम से जानते हैं। कार यानी कि कैसे आरंभ होने वाले जो शब्द हैं वो 6 ककार हैं। यानी कि पाठक के मन में किसी भी खबर को, किसी भी समाचार को पढ़ते समय उसके मन में ये 6 प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि कोई भी जो घटना घटी है वो कब घटी है, कहाँ घटी है, क्या हुआ है, ठीक है, और कैसे उसके अंदर हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है, और उसमें कौन व्यक्ति था सम्मिलित। तो ये 6 बातें जो हैं उनके मन में उठती हैं, और इन 6 बातों का उत्तर देने वाला जो समाचार होता है उसे हम श्रेष्ठ मानते हैं। तो देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अधिक चर्चा नहीं करेंगे, केवल इतनी सी चीज़ मैंने आप लोगों से बात करी है कि जो उल्टा पिरामिड शैली है वो क्या है। तो उल्टा पिरामिड शैली जो है इसे आप लोग समझ गए होंगे कि उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की एक शैली है। इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है, इंट्रो या शीर्षक। नंबर 2 कौन सा होता है, बॉडी। और नंबर 3 कौन सा होता है, समापन। तीसरे नंबर पर कौन सा होता है, समापन होता है। ये चीज़ समझ में आ गई। साथ ही आप लोग ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो उल्टा पिरामिड शैली है ये किस देश के अंदर एक तरह से प्रचलन में आई थी। तो ये अमेरिका में सबसे पहले प्रचलन में आई थी, और वहाँ गृह युद्ध छिड़ रहा था। उस समय वहाँ के जो संवाददाता थे, रिपोर्टर थे, उन्होंने इसको प्रचलन में लाए थे, ठीक है। उल्टा पिरामिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उल्टे पिरामिड की तरह होती है। अधिक महत्वपूर्ण की बातें सबसे ऊपर हेडिंग के रूप में लिखी जाती हैं। ये पहला पैराग्राफ होता है, फिर सेकंड पैराग्राफ के अंदर उसी खबर का जो है विस्तार किया जाता है। अभी मैं आपको वो बात नहीं बता रहा कि यहाँ 6 ककार जो है वो सीख जाएंगे तो फिर आगे हम बात करेंगे, क्योंकि पहले जो 4 ककार होते हैं, टोटल 6 ककार होते हैं, 6 प्रश्न होते हैं, उनमें जो 4 ककार होते हैं उनके माध्यम से किसी भी खबर को सूचनात्मक रूप में, तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो वो पहला पार्ट होता है, फर्स्ट पैराग्राफ होता है। फिर यहाँ सेकंड पैराग्राफ के अंदर उसे व्याख्यात्मक या विस्तारात्मक रूप में उसका विस्तार किया जाता है। तो वो सेकंड पार्ट किस नाम से जाना जाता है, बॉडी के नाम से जाना जाता है। तो ये उल्टा पिरामिड शैली जो है बच्चों आप लोगों ने सीख ली है। उम्मीद है ये बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आगे की जो बात है बच्चों वो हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए ये क्लास बीच में ही हम लोग रोक रहे हैं। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली बार एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।